नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अक्सर हम सब अपने निजी जीवन में हार्मोनियस रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनर्जी, गुड हेल्थ जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब का हमारे घर के रखरखाव के साथ गहरा संबंध है और ख़ास तौर पर डाइनिंग रूम के साथ गहरा संबंध है? कैसे? आइए ये जानते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे डाइनिंग रूम एंड वास्तु पर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, शुरुआत में जो मैंने 3 बातें कही, और हो सकता है इससे और भी कई ज़्यादा बातें हों, गुड हेल्थ, हार्मोनियस रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब पर हम लोग अक्सर चिंतन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई इन सब का गहरा संबंध है डाइनिंग रूम से। क्या गाइड करेंगे? जैसे कहते हैं ना कि साथ में खाना और साथ में रहना, उससे एक यूनिटी का पावर बढ़ता है। हमने सुना है जब हम छोटे थे तो सहना वस्तु सहना वस्तु एक हम श्लोक बोला करते थे। यहाँ तक कि इंडिया में और आज के ज़माने में भी लोग बिज़नेस करने के बाद साथ में डिनर करने जाते हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस के बारे में बात करोगे तो अपने जो भी रियल्टर होते हैं, अपने क्लाइंट जो होते हैं, उसको बिज़नेस के लिए मतलब लंच डिनर जो भी उनकी अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से लेके जाते हैं। तो पुराने ज़माने से लेकर मॉडर्न ज़माने तक ये बात बनी हुई है कि साथ में खाने पीने से रिश्ता बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अमेरिका में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर डाइनिंग टेबल की 2 जगह पे उसका उपयोग होता है। एक होता है फॉर्मल डाइनिंग। फॉर्मल डाइनिंग अपने नाम के अनुसार, जहाँ पे हमारे जो दोस्त होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब हम कोई पार्टी फंक्शन करते हैं तो लोग साथ में मिलकर अपने फॉर्मल डाइनिंग एरिया का उपयोग करते हैं। जो किचन का एरिया होता है, किचन के बाद जिसको हम नूक एरिया बोलते हैं, आजकल उसको डाइनिंग एरिया भी बोलते हैं, तो वहाँ पे घर के जो सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, एवरीडे जो साथ में होते हैं, वो वहाँ पे खाते हैं। उसके टेबल की जो रचना होती है कंस्ट्रक्शन के अनुसार, जिसको आप नूक एरिया बोलते हो, वो थोड़ा सा छोटा होता है। 2021 के बाद अमेरिका में भी कंस्ट्रक्शन में बहुत चेंजेस आ गए। पहले एक स्टैंडर्ड पैटर्न हुआ करता था कि आपका सिंगल फैमिली होम है तो आपके घर में फायर पोर्च के बाद फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग आएगा, उसके बाद फैमिली रूम और नोक एरिया आएगा। अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी परिवार कस्टम होम बनाते हैं, काफ़ी नए डेवलपर्स वो बनाते हैं। उन्होंने देखा है कि फॉर्मल डाइनिंग और किचन एरिया का नूक एरिया दोनों में समांतर स्तर पे डाइनिंग टेबल है। तो उन्होंने नूक एरिया को थोड़ा बड़ा कर दिया कि आप भैया पार्टी के लिए भी यही टेबल को इस्तेमाल करो, रेगुलर के लिए भी यही टेबल को इस्तेमाल करो। अगर सिर्फ घर के सदस्य है तो किचन के गैस स्टोव के सामने जो आपका सेंटर आइलैंड एरिया होता है, वहाँ पर जो आपके बार स्टूल वगैरह होते हैं, वहाँ पर बैठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, ताकि आपको पूरा बड़ा सा टेबल यूज़ नहीं करना पड़े। तो नए कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। वास्तु के हिसाब से फॉर्मल डाइनिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन, सेंटर आइलैंड पे अगर आप खाना खाते हो तो वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, किचन के बाजू में जो आपका ब्रेकफास्ट एरिया जिसको आप कहते हो या नूक एरिया कहते हो, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में फर्नीचर सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, शेप ऑफ द डाइनिंग टेबल, वहाँ पे होने वाला इंटीरियर डेकोरेशन उस कमरे का, वो तमाम चीज़ें वास्तु में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मानी जाती है कि किचन और डाइनिंग टेबल आपके घर की स्वस्थ यानी कि आपकी हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। किचन और डाइनिंग की रचना आपके अपने फ्रेंड सर्कल, आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिलेटिव, सबके साथ आपके रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए काफ़ी बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि टेढ़े मेढ़े शेप के डाइनिंग टेबल जो होते हैं वो मॉडर्न इंटीरियर के अंदर, मॉडर्न फर्नीचर के अंदर लोग दिखने में अच्छे मानते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों के शेप के बने हुए फर्नीचर से वहाँ पे व्यवस्था ऐसी बनती है कि लोगों का आपके घर में धीरे धीरे करके आना जाना कम हो जाता है। आप अपने दोस्तों को एक्सपेक्ट करते हो, वो धीरे धीरे रिलेशन कम हो जाते हैं, तो घर में बंदा धीरे धीरे करके अकेला पड़ जाता है। तो काफ़ी बार ये होता है कि आइडियल फर्नीचर किसको मानते हैं वास्तु के हिसाब से, और डाइनिंग एरिया का सही कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, वास्तु दोष किस चीज़ से बढ़ सकता है, और वहाँ पे राइट किस तरह के एलिमेंट का डेकोरेशन चूज़ करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें वास्तु में इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो डेकोर, कलर्स और फर्नीचर, ये तीनों जो हैं, और इसके अतिरिक्त कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका गहरा प्रभाव हो सकता है। पल्लवी जी, इससे पहले कि हम ब्रेक की ओर बढ़ें, यहाँ पर पहले आपसे थोड़ा फर्नीचर के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि वो भी तरह तरह के आते हैं। जैसे ग्लास टॉप के भी आते हैं, मार्बल टॉप के भी आते हैं, आजकल तो क्वार्ट्स और ग्रेनाइट तरह तरह की चीज़ें लोग लगवा लेते हैं, और फिर वुडन तो होता ही है, कई बार वुडन और इनके साथ साथ आयरन का भी होता है। नीचे जो रॉट आयरन की मैंने देखी हैं, जो उनकी लेग्स होती हैं ख़ास तौर पे, क्या गाइड करेंगे?
वास्तु के हिसाब से डाइनिंग एरिया में जो फर्नीचर सिलेक्शन होता है उसमें मेजॉरिटी किस तरह का एलिमेंट वहाँ पे बना हुआ है उसके हिसाब से उस फर्नीचर को माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास पूरा वुड का फर्नीचर है या ग्लास का फर्नीचर है, लेकिन उसके सिर्फ लेग्स वगैरह के अंदर या जो भी उसके बेस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मेटल आपको दिखता है 2% या 20%, तो वहाँ पे वो फर्नीचर मेटल का नहीं माना जाएगा, फिर भी वो वुड एलिमेंट का भी माना जाएगा। मेजॉरिटी जो एलिमेंट का बना हुआ वो फर्नीचर होता है वही एलिमेंट की इफेक्ट उसके ऊपर देता है। अगर हम कॉमन वास्तुशास्त्र के बारे में बात करें तो वास्तु के हिसाब से डाइनिंग एरिया का सबसे अच्छा फर्नीचर माना जाता है वुड एंड वुड का, यानी कि पूरा वुड का बना हुआ होना चाहिए। सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वुड विद ग्लास का, जो कि मिरर रिफ्लेक्टेड ग्लास ना हो लेकिन ओपेक हो। करेक्ट। तो वहाँ पे वुड विद ग्लास का माना जाता है। वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार फॉर्मल डाइनिंग एरिया में और नुक एरिया में वास्तु के नज़रिए से मेटल का फर्नीचर जो होता है उसको आइडियल नहीं माना जाता। जो भी फर्नीचर ऐसा हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प पॉइंटेड एजिस बने हुए हों, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइन की बनी हुई रचना को भी वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। आजकल जो नए फर्नीचर है उसमें जो ग्लास टॉप होते हैं वो सैंडविच ग्लास टॉप की तरह बन गए, जिसमें नीचे कुछ डिज़ाइंस होती हैं, कुछ वुडन के पीस होते हैं, कुछ डेकोर होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी आप कोई भी फर्नीचर खरीदते हो पहले कोशिश करनी चाहिए कि वो वुड और वुड में प्लेन टॉप का बना हुआ हो या वुड विद ग्लास का हो। यहाँ तक कि आप स्टोन या ग्रेनाइट का बना हुआ डाइनिंग टेबल भी खरीद सकते हो। अवॉइड करना है मेटल ग्लास का बना हुआ और सैंडविच फर्नीचर जो होता है जिसमें 2 तरह की डिज़ाइन होती है उसको अवॉइड करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मैं आपसे यही फर्नीचर में आजकल शेप्स के ऊपर भी लोग बहुत ध्यान देने लगे हैं कि भाई वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ओवल शेप में हो, राउंड शेप में हो, इन सब पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी जानकारी है आपकी कि फर्नीचर किस तरह का हो, और ख़ासतौर पे आपने वुडन को पहले प्राथमिकता दी या फिर ग्लास एंड वुड का कॉम्बिनेशन को आपने कहा कि भी कर सकते हैं। तरह तरह के फर्नीचर हैं और उसमें शेप्स भी जो हैं बहुत मायने रखती हैं। मैंने देखा है कि स्क्वायर फुटेज के हिसाब से तो है ही कि आप 4 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल लें, 2 की लें या 6 या 10 या 12, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। अब इसमें थोड़ा ये समझ लें आपसे कि रेक्टेंगुलर के क्या मायने हैं, स्क्वायर के, ओवल के, राउंड शेप के, क्या गाइड करेंगे? वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर फॉर्मल डाइनिंग के अंदर जो डाइनिंग टेबल चूज़ किया जाता है या नुक एरिया में चूज़ किया जाता है उसका शेप जो है वो एग शेप में हो सकता है, ओवल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, राउंड शेप का हो सकता है। यहाँ पे वास्तु और मिथ्स में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में है कि राउंड डाइनिंग टेबल जो होता है वो अच्छा नहीं मानते। अगर हमारे पास राउंड टेबल होता है तो उसमें घर परिवार के लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते या एक दूसरे के साथ नहीं रहते। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट के नाते मैं कहना चाहूँगी कि कुछ घरों के अंदर मेटल के फर्नीचर की वजह से वास्तु दोष खड़ा हो गया और जिसके शेप राउंड बने हुए थे, तो धीरे धीरे करके वो शेप कंडीशनल जो बात थी वो चली गई, मेटल होना नहीं चाहिए वो बात चली गई और सिर्फ ये हो गया कि भैया राउंड शेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आप राउंड शेप में भी डाइनिंग टेबल ले सकते हो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वो अनइवन शेप का नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जिसमें शार्प एजिस हो, इस तरह का टेबल नहीं हो सकता। जहाँ से राउंड मोल्डिंग हो, आपका पूरा टेबल जो हो उसमें जो उसकी मोल्ड होती है राउंड मोल्डिंग वाले हो, और जहाँ पे पर्पज़ यही होता है कि कभी किसी को चोट नहीं आ जाए, कभी बच्चे वगैरह वहाँ पे खेलते हैं तो किसी को लगे नहीं। तो फर्नीचर हमेशा कोशिश करना चाहिए जिसके अंदर कोई भी तरह के एजिस, शार्प पॉइंटेड एजिस ना हो, उस तरह के टेबल की रचना आप ले सकते हो। सिर्फ वास्तु के हिसाब से मेटल को अवॉइड करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपके घर में फॉर्मल डाइनिंग एरिया हो या फॉर्मल डाइनिंग नहीं है बट आप नुक को फॉर्मल डाइनिंग की तरह यूज़ करते हो, तो वास्तु की एक टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि वास्तु के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी के लिए आप सिंपल कांच का जो कटोरा होता है, लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, सेरामिक क्या वो नहीं हो सकता लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। उसमें 30 डेज़ के लिए आप फ्रेश राइस को भर के, यानी कि चावल के दाने जो होते हैं उसको भर के कटोरे को वहाँ पे आप रखते हो। फ्रेश फ्रूट्स रख सकते हो डाइनिंग टेबल के ऊपर। फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन जो होता है उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से फॉर्मल डाइनिंग एरिया में और नूक एरिया में बस स्टैचू का लेदर की बनी हुई किसी चीज़ों का, यानी कि रियल लेदर नहीं हो सकता। इवन आप चेयर वगैरह सिलेक्ट करते हो उसमें भी रियल लेदर नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल लेदर आप ले सकते हो। तो डेकोरेशन में और फर्नीचर में रियल लेदर का उपयोग जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।
और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वाइल्ड अलग अलग तरह की वाइल्ड एनिमल अलग अलग तरह की चीज़ों का शौक़ होता है, उसके वो सुविनार्स वगैरह डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो कई बार फॉर्मल लिविंग की बजाय उसको फॉर्मल डाइनिंग एरिया में यूज़ कर लेते हैं जी। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी तरह के वाइल्ड एनिमल का डेकोरेशन जो होता है वो फॉर्मल डाइनिंग एरिया में और नूक एरिया के लिए आइडियल नहीं माना जाता। जी पल्लवी जी, कलर्स के ऊपर भी आपने पहले सेगमेंट में काफ़ी तवज्जो दिया था, क्या गाइड करेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि डार्क कलर्स करते हैं, कुछ न्यूट्रल करते हैं, और फिर कभी कभी अगर न्यूट्रल करते हैं तो एक वॉल को एक्सेंट वॉल कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वॉल के ऊपर मिरर लगाते हैं। फॉर्मल डाइनिंग के एरिया के अंदर आप किसी भी कंट्री में जाओ, मिरर का डेकोरेशन ज़्यादातर दिखाई देता है। एक प्रथा बनी है कि डाइनिंग एरिया के अंदर जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको बढ़ता हुआ होना चाहिए, आप वहाँ पे सबके साथ खाना खाते हो, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने की बात है, तो एक डाइनिंग एरिया के अंदर मिरर को लोग काफ़ी बार लगाते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगी कि फॉर्मल डाइनिंग एरिया में वास्तु के नियम के अनुसार आप मिरर का डेकोरेशन डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मिरर को किसी भी वॉल पे लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने घर का मेन डोर देखना है। अगर आप वहाँ पे मिरर लगाने के बाद राइट लेफ़्ट किसी भी एंगल से आपको वहाँ पे आपके घर का मेन डोर दिखता हो तो वो व्यवस्था जो है वो खामीपूर्ण व्यवस्था वास्तु में मानी जाती है और वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है। अगर आपके घर के किचन एरिया का, जहाँ पे भी आप कुकिंग करते हो, आपके गैस स्टव का और आपके घर का मेन डोर का मिरर रिफ्लेक्शन ना होता हो, उस तरह की व्यवस्था में आप डेफिनेटली डाइनिंग एरिया में या नूक एरिया में मिरर का उपयोग कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। उसके अलावा तमाम कंडीशन में आपको मिरर को अवॉइड करना चाहिए। जी, साथ ही साथ कलर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो किन किन कलर्स के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे हम फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के बारे में बात करते हैं, जैसे डंकिन डोनट्स हो गया, पनेरा हो गया, सब लोग उसको जानते हैं, मैकडोनल्ड हो गया, जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं उनको ये मालूम है कि जितनी बार इस इंडस्ट्री में वो लोग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने जो भी डीलर्स, जो भी अपने लोगों के पास कलर्स कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से चेंज करते हैं, उनके रेवेन्यू के ऊपर उसका इफेक्ट सीधा दिखाई देता है। और आमतौर पे फूड इंडस्ट्री का लॉजिक ये होता है कि कोई भी आदमी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मूड स्वभाव के अनुसार वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे मल्टी कलर का उपयोग होना चाहिए ताकि वो लोग, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन इतने सेटल, न्यूट्रल और जेंटल होने चाहिए। इस तरह के कलर्स अप्लाई करने चाहिए कि किसी को भी उस कलर को देखकर कोई भी तरह का ऐसा इरिटेशन ना हो और उनको वो डिसलाइक ना करे। वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर कलर चूज़ किया जाता है। अगर आप ये तमाम फूड इंडस्ट्री में ज़्यादातर देखेंगे तो एक या दो एक्सन कलर के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल कलर का प्रयोग किया जाता है। वास्तु भी इस बात को मानता है कि आपके घर के फॉर्मल डाइनिंग एरिया में और नूक एरिया में, जहाँ पे आप अपने खुद के अपने पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप, आपके अपने दोस्त, सोशल, बिजनेस रिलेशनशिप, अलग अलग तरह के रिश्ते वहाँ से बनाते हैं, तो वहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल होना चाहिए। और वहाँ पे अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉल को एक्सन वॉल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सारी तमाम वॉल को न्यूट्रल करके जो वहाँ पे आप इंटीरियर के लिए पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, रग, टेबल के ऊपर भी जो हम डाइनिंग टेबल के ऊपर एक खास तरह का डेकोरेशन यूज़ करते हैं। डाइनिंग टेबल कभी भी वास्तु के हिसाब से एम्प्टी नहीं हो सकता, वहाँ पे कुछ डेकोर का होना ज़रूरी होता है। तो जब आप वहाँ पे डेकोर करते हो तो वहाँ पे भी आप कलर्स लाइक एक्सन कलर का उपयोग कर सकते हो। तो या तो वॉल कलर पे या इंटीरियर में या फ्लोर के ऊपर आप इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। जी, डेकोर के ऊपर मैं ज़रूर आपसे राय लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को हमारे गाइड करें कि कई बार ऐसा होता है कि लोग डाइनिंग एरिया में नेचुरल प्लांट्स भी रखते हैं, जैसे आपने फ्लावर्स ऑन द डाइनिंग टेबल, फ्रेश फ्लावर्स तो कहा, लेकिन अब मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। इर्द गिर्द कुछ प्लांट्स भी रख देते हैं उसको डेकोर करने के लिए, और डिपेंड करता है कि उनकी डाइनिंग एरिया की हाइट कितनी है। हो सकता है कि सीलिंग हाइट डबल सीलिंग हो और यानी कैथीड्रल सीलिंग टाइप हो, या हो सकता है उसकी सीलिंग हाइट कम हो, लेकिन जैसे भी हो लोग शैंडलियर्स भी लगाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए भी कुछ सलाह आपकी ओर से? जहाँ पे भी बात फूड की होती है वहाँ पे कोई भी तरह से सीलिंग में लाइट का होना ज़रूरी होता है। अगर हम घर के सेंटर आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे पेंडेंस लाइट्स वहाँ पे लगाई जाती है। फॉर्मल डाइनिंग एरिया होता है, वहाँ पे भी एक नाइस सुंदर सा शैंडलियर लगाया जाता है। नूक एरिया होता है, वहाँ पे भी शैंडलियर का उपयोग किया जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि डाइनिंग एरिया के अंदर ज़्यादातर क्रिस्टल के बने हुए शैंडलियर, ग्लास और क्रिस्टल के बने हुए शैंडलियर,
वुड और ग्लास के बने हुए शैंडलियर का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पे आप मेटल का शैंडलियर यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर का फॉर्मल डाइनिंग एरिया या नूक एरिया वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का बना हुआ हो, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का बना हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली वहाँ पे मेटल शैंडलियर का प्रयोग कर सकते हैं। जी, और नेचुरल प्लांट्स की भी बात मैं करी थी। वास्तु के हिसाब से फॉर्मल डाइनिंग एरिया में, नूक एरिया में नेचुरल प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये टिप्स काफ़ी नहीं होती, ये भी देखा जाएगा कि आपका डाइनिंग टेबल कौन सी दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके नूक एरिया में और फॉर्मल डाइनिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा एंड साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के बने हुए हो, तो सिर्फ उतने ही लोग अपने घर के फॉर्मल डाइनिंग और नूक एरिया में नेचुरल प्लांट को लगा सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी दिशा हैं, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये तमाम दिशाओं में डाइनिंग एरिया के अंदर नेचुरल प्लांट वास्तु के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए और क्रीपर्स का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको डाइनिंग टेबल के लिए एक टिप्स ये भी देना चाहूँगी वास्तु के अनुसार कि ड्राई फ्लावर्स आते हैं, आपने ड्राई फ्लावर का सुना होगा, जो रियल फ्लावर होते हैं जिसको पेंट किया जाता है। वास्तु के हिसाब से डाइनिंग टेबल एरिया के अंदर और नूक एरिया के अंदर ड्राई फ्लावर का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द लौटेंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से डाइनिंग रूम एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, इस विषय से जुड़े कुछ और सवाल मेरे जहन में हैं। पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक मान्यता है कि जो पिकॉक फैदर होते हैं, जिसको मोर पंख बोलते हैं, वो डाइनिंग एरिया के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बता दूं कि जब हम किसी भी रूम के रचना के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे उसका जो भी उसका रखरखाव हो, फॉर्मल लिविंग, डाइनिंग, फैमिली रूम, जो भी बातें हो, उसमें हर एक चीज़ दिशाओं के हिसाब से, वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से बदल जाती है। सिर्फ रूम के हिसाब से चीज़ें नहीं वास्तु में सजेस्ट की जाती। तो अगर आपके घर का डाइनिंग, फॉर्मल डाइनिंग एरिया नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का बना हुआ हो, तो ही आप वहाँ पे पिकॉक फाइबर का इस्तेमाल डेकोरेशन में कर सकते हो। नॉर्थ के अलावा और किसी भी दिशा का बना हुआ फॉर्मल डाइनिंग और नुक एरिया के अंदर पिकॉक फाइबर का इस्तेमाल वास्तु नियम के अनुसार नहीं किया जाता। जी पल्लवी जी, जगह के हिसाब से लोग अपनी अपनी चीज़ें जो घर में खरीदते हैं उसको वहाँ पर प्लेस करते चले जाते हैं। जाहिर है अगर बड़ा घर होगा तो डाइनिंग रूम विल बी बाय इटसेल्फ, लेकिन अगर हम मिडिल या लोअर इनकम में बात करके देखते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करते हैं या टाउन होम्स की बात करते हैं, कॉन्डोमिनियम्स की बात करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपने पेट्स का जैसे वहाँ पे पेट बेड बना के डाइनिंग एरिया में रख दिया या एक्वेरियम रख दिया। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मंदिर जो होता है, अगर वो किचन में, मतलब अगर मंदिर के लिए कमरा नहीं है तो वो किचन में या तो किसी कैबिनेट में मंदिर बना लेते हैं या फिर डाइनिंग एरिया के अंदर जो है मंदिर रखते हैं और फिर वहाँ पूजा करते हैं साथ साथ। ये 3-4 चीज़ें एक साथ, क्योंकि आपने मोर पंख की बात करी, पीकॉक फेदर की, तो जुड़ के आया दिमाग में कि हाँ, एक्वेरियम भी मैंने देखा है कुछ लोगों के घर में, पेट्स के भी देखा है। मैंने कहा साथ साथ ये भी पूछ लूँ आपसे। बिल्कुल सही है, घर हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से होता है और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास स्पेस नहीं होती है तो फॉर्मल डाइनिंग जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है तो लोग वहाँ पे भगवान का मंदिर, लाइब्रेरी, कुछ और तरह की व्यवस्था बना देते हैं। बहुत घरों में तो मैंने देखा है कि अगर वहाँ पे गेस्ट का इतना आना जाना ना हो तो फॉर्मल डाइनिंग सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ऑफिस बना देते हैं, टेबल ऑफिस बना देते हैं। लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, उनके पास इनफ स्पेस नहीं है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर उनका ऑफिस बना हुआ होता है। तो ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तु के हिसाब से अगर आपने वहाँ पे अपना ऑफिस बनाया है तो वो देखना पड़ेगा कि जिस दिशा के अंदर आप बैठे हो वो दिशा बैठने वाले के लिए सही दिशा के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो दिशा किसी भी वजह से उनके लिए फेवरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के काम करने से आपके वर्क के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर उसके नुकसान हो सकते हैं। बच्चों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं और वहाँ पे किसी वजह से फॉर्मल डाइनिंग का उपयोग करते हैं बट वो दिशा सूटेबल ना हो तो उनको एजुकेशन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से कई बार जब हम भगवान का मंदिर बनाते हैं
तो डाइनिंग एरिया के अंदर अगर डाइनिंग टेबल के साथ आपने मंदिर रखा हुआ हो तो वहाँ पे मंदिर जो होता है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे अलग अलग तरह के मेहमानों को मिलते हो, सर बहुत ज़्यादा मेहमान आपके घर में आते हैं और वहाँ पे पूजा घर जो है उसके ऊपर आपको एक कर्टन बनाना पड़ेगा। पूजा घर के डोर होने चाहिए, वो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। अगर जो ऑस्पिशियस जो सात्विक रूल्स एंड रेगुलेशन पूजा घर के वास्तु के नियम के अनुसार है, वो अगर किसी वजह से वो नियम अगर आप वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते हो तो फॉर्मल डाइनिंग एंड पूजा घर की वजह से कई बार अनजाने में वास्तु दोष खड़ा हो सकता है। तो अगर आपने डाइनिंग टेबल के साथ पूजा घर बनाया है तो आप जब पूजा कर लेते हो उसके बाद आपको वहाँ पे उनके डोर बंद करने हैं, कर्टन करना है और जो भी स्पिरिचुअल उसके प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जी, चलते चलते पल्लवी जी एक दो बातें और, क्योंकि हम कभी कभी पिक्चर पोस्टर्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं और डाइनिंग एरिया के डेकोर का खास महत्व है। मैंने देखा है कि कई लोग अपने रिलीजियस फेथ की पिक्चर्स को भी लगाते हैं डाइनिंग एरिया के। वहाँ पे हो सकता है हिंदू हों तो देवी देवताओं की पिक्चरें लगाते हैं, मुस्लिम भाई उन लोगों को देखा है तो वो अपने तरह की कुछ जो अरेबिक कोट्स की पिक्चर्स होती है, इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। क्रिश्चियंस को भी देखा है, जीसस की पिक्चर्स डाइनिंग एरिया के वहाँ होती हैं। तो एक तो ये फेथ बेस्ड पिक्चर्स पोस्टर्स होने चाहिए, नहीं रिलीजियस पिक्चर्स जो हैं। दूसरी बात ये भी देखा कि कुछ लोग तो वहाँ पर अपनी अच्छी मेमोरीज़ की पिक्चर्स लगाते हैं, तो कुछ अपने फोर फादर्स की पिक्चर्स भी लगाते हैं। उनका मानना ऐसा है कि वो हमें देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बरकत आएगी। ये दो तीन चीज़ें क्या गाइड करेंगे? वास्तु नियम के अनुसार फॉर्मल डाइनिंग और नूक एरिया में कोई भी तरह के एंसेस्टर के पिक्चर के लिए दशा को आइडियल नहीं माना जाता। आमतौर पे फॉर्मल डाइनिंग और नूक एरिया के अंदर फैमिली और परिवार की नॉर्थ वॉल पे और ईस्ट वॉल पे आप पिक्चर लगा सकते हो, जिसके लिए आपके पास कुछ ऐसी हैप्पी मोमेंट हो जिसमें आपको लगता है कि हम सिर्फ पति पत्नी और बच्चों के बारे में बात नहीं चलती है लेकिन पूरी फैमिली के बारे में बात चलती है, जिसमें आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग सारे लोग हो गए। तो कहते हैं कि उससे यूनिटी बनती है। लेकिन वो भी फॉर्मल डाइनिंग एरिया में आप अपने पूरे फैमिली की पिक्चर तभी लगा सकते हो जब उस डाइनिंग रूम की नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल हो। किसी भी डाइनिंग एरिया के अंदर या नूक एरिया के अंदर साउथ वॉल पर, साउथ ईस्ट वॉल पर और साउथ वेस्ट वॉल पर आप फैमिली की पिक्चर्स नहीं लगा सकते हो। सबसे अच्छी पिक्चर उसको मानी जाती है डाइनिंग एरिया के अंदर जिसमें मोटिवेशनल लाइक अलग अलग तरह के किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो लेकिन कुछ यूनिटी से रिलेटेड, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड पिक्चर आपको बनता हो, जिसमें आपको लगता है कि सब साथ में लेकर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ऐसी इंस्पिरेशन वाली पिक्चर को अच्छा माना जाता है। वॉल क्लॉक्स के बारे में क्या कहेंगे? बहुत से लोग फैंसी वॉल क्लॉक्स भी लगा देते हैं। फॉर्मल डाइनिंग एरिया में तरह तरह की डेकोरेटिव क्लॉक्स की एक प्रथा चल रही है। काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह में होते हैं जिसमें डाइनिंग नूक सेपरेट नहीं होता, एक ही कॉर्नर होता है। तो वहाँ पे लोग अलग अलग नंबर्स डिजिट के साथ फैंसी क्लॉक को लगाते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपका फॉर्मल डाइनिंग और नूक एरिया वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा का बना हुआ हो तो सिर्फ ये तीन दिशाओं के अंदर आप पेंडुलम क्लॉक को फ्लोर पे लगा सकते हो। उसके अलावा हर किसी दिशा के जो भी बाकी के दिशाओं के कमरे बनते हो डाइनिंग एरिया के, नूक एरिया के या ओपन एरिया में मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बना हुआ घर हो तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि क्लॉक्स का प्रयोग डेकोरेशन के लिए ना किया जाए। जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं। पल्लवी जी अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।